कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बाद अब हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी को हम तभी समझ पाते हैं जब जीन पियाजे के बेसिक प्रिंसिपल को हम अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो में मैं जीन पियाजे के जितनी भी महत्वपूर्ण अप्रोचेस है उसको डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में भी चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम जीन पियाजे के बायोग्राफी को जान लेते हैं। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे एंड ही वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिस्टमैटिक कहने का मतलब है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो प्रारंभ में क्या करते थे कि वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद वो ह्यूमंस पे करते थे और तब वो अपने थियरी का जनरलाइजेशन करते थे। लेकिन जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर एक लंबे समय तक स्टडी किया, यानी ह्यूमंस पे स्टडी किया और फिर थियरी बनाया जिसको जनरलाइज किया गया। उनके थियरी को या उनके स्टडी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है? जिसमें एक लंबे समय तक एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस को हम लोग लेते हैं और एक स्टेज बाय स्टेज हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करते हुए स्टडी करते हैं। जीन पियाजे ने भी यही किया। उनका इंटरेस्ट प्रारंभ से ही बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे रहा था। हालांकि वो अल्फ्रेड बिने के साथ इंटेलिजेंट टेस्ट पे काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने 1922-23 के समय बच्चों के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जिसमें कुछ प्रमुख हैं द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, नंबर 2 द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, नंबर 3 द ग्रोथ ऑफ लॉजिकल थिंकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, Number 4, the child construction of reality in the child, the moral judgment of the child. जीन पियाजे का मानना था कि एक बालक जन्म से ही अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयत्न करता है और नई नई अनुभूतियाँ सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। उन्होंने कॉग्निटिव अप्रोच में इस बात को समझाने का प्रयत्न किया कि एक बालक अपनी आयु और परिपक्वता के आधार पे ही प्रत्येक अवस्था में वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए नवीन ज्ञान को निर्मित करता है। अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थियरी में उन्होंने कुछ मेजर अप्रोचेस की बात की, जिसमें पहला है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द नॉलेज, यानी किसी भी ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करते हैं। जीन पियाजे एक बायोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ वो बायोलॉजिस्ट भी थे। उनका मानना था कि बच्चों में कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं जो कि जन्म से होते हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं, सकिंग, रीचिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग जैसे एक्शन वो उनके बेसिक इंस्टिंक्ट है जो कि जन्मजात होते हैं। उनका मानना था कि बालक में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पहले से विद्यमान है, जिसकी चर्चा मैंने लास्ट वीडियो में की थी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में। तो जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों में प्रारंभ से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना रहता है और बच्चे के आयु और परिपक्वता में जैसे जैसे बदलाव होता है, ये मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए जो बच्चे हैं वो वातावरण से इंटरेक्शन करते हुए अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। इसी को उन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की संज्ञा दी। दूसरा जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट अप्रोच दिया वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। It is a basic theory based on observation and scientific method about how the children create their own knowledge. रचनावाद क्या कहता है कि
लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव प्रोसेस है। और इस एक्टिव प्रोसेस में एक्टिव कौन है? चाइल्ड है। वो निरंतर अपने जन्म से लेकर के विकास क्रम की अवस्था में वातावरण से इंटरैक्शन करते हुए नए नए एक्सपीरियंस को ग्रास्प करता है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान को निर्मित करने की अवस्था है वो आयु एवं परिपक्वता पर निर्भर करती है। जीन पियाजे ने जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच की बात की, उसमें कहा कि बच्चे कुछ मेथड के थ्रू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मेथड क्या क्या हैं? पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है। जब हम वातावरण से इंटरैक्शन करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, जो भी आइडिया बनाते हैं, उसको एक संरचित रूप में हम अपने मस्तिष्क में समझ के रूप में संगठित कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। ये स्कीमा डिफरेंट रूप में है। ऑब्जेक्ट स्कीमा, नंबर सेकेंड पर्सन स्कीमा, नंबर थर्ड रोल स्कीमा, नंबर 4 सोशल स्कीमा, नंबर 5 सेल्फ स्कीमा। अब अलग अलग हम इनकी चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक स्ट्रक्चर है अपने इन्वायरमेंट को समझने में, अपने आसपास के वस्तुओं को समझने में, आसपास के उद्दीपकों को समझने। स्कीमा क्या है? यानी जो भी हमारी दिनचर्या से संबंधित वस्तुएं हैं, जो भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उसके प्रति समझ बनाना कि ये वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। पर्सन स्कीमा, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के प्रति अपना आइडिया बनाना, जो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हमारे नेबर हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो उनके प्रति अपना एक समझ बनाना, अपना विचार बनाना, उनके बिहेवियर को देख करके यह आकलन करना कि वो व्यक्ति कैसा है, ये पर्सन स्कीमा कहलाता है। नंबर थर्ड है रोल स्कीमा। रोल स्कीमा यानी समाज में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, एडवोकेट, लीडर्स, एक खुद हम भी जो सिटीजन हैं, वो हमारा क्या रोल है, उनका क्या रोल है, उनको देख करके हम ये समझते हैं कि समाज में उनकी भूमिका क्या है, और वो स्कीमा हम अपने मस्तिष्क में बनाते हैं। सोशल स्कीमा, सोसाइटी की सिचुएशन को समझना, सोसाइटी के डिज़ायरेबल बिहेवियर को समझना ही सोशल स्कीमा है कि किस प्रकार से हमको अपने सोसाइटी के नियम कानून का पालन करना है, किस प्रकार से सोसाइटी में सहयोग को बनाए रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। सेल्फ स्कीमा, सेल्फ स्कीमा यानी हम अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात इसमें आती है, यानी मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अपने अंतर्गत क्या क्या चेंजेस लाने, ये सारी चीज़ों की समझ सेल्फ स्कीमा कहलाती है। स्कीमा के बाद जीन पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत जो दूसरी टेक्निक की बात की वो है एडेप्टेशन, जिसको हम हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों में इनेट कैपेबिलिटीज़ होती है इन्वायरमेंट को समझने में, और ये एडेप्टेशन के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो उन्हें इस वातावरण को समझने में सहायता करती है। एसिमिलेशन, जिसको हम हिंदी में आत्मसातीकरण कहते हैं, एकोमोडेशन, जिसको हम समायोजन कहते हैं। व्हाट इज़ एसिमिलेशन? एसिमिलेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ टेकन इनटू द प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। कहने का मतलब है जो भी स्कीमा हमारे ब्रेन में बने हुए हैं, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो, चाहे वो किसी सोसाइटी के लिए हो, इवेंट्स के लिए हो, या सेल्फ स्कीमा हो, उस स्कीमा से संबंधित जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चे को मिलती है वो ऑलरेडी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ फिट हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है
कि आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ग्रहित जो भी नई सूचनाएं बच्चों को मिलती जाती है वो उसके पूर्व ज्ञान के साथ संबंधित हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जब हम छोटे बच्चे को किसी एनिमल्स के बारे में बताते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा डॉगी को समझता है कि वो उसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है, तो वो एनिमल क्या है, डॉग है, उसने स्कीमा बना ली है। तो प्रायः वो उससे संबंधित जितने भी एनिमल्स हैं जिसके 4 पैर है, एक पूँछ है, वो क्या समझता है कि वो भी डॉगी है, क्योंकि उसने एसिमिलेट कर लिया है न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा से। छोटे बच्चे को जब हम बाहर लेके जाते हैं तो प्रायः वो हरे भरे पेड़ पौधे को देख करके समझते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उसमें फल लगे होते हैं, वो लंबे होते हैं, वो चौड़े होते हैं। धीरे धीरे बाद में वो जब दूसरे पेड़ को देखते हैं तो उनका ये स्कीमा बनता है कि अच्छा कुछ पेड़ जो होते हैं वो उसके पत्ते झड़ते भी हैं, वो छोटे भी होते हैं, उसमें फल भी नहीं लगे रहते। यानी ट्रीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी उसकी पूर्व धारणाएँ हैं उसके साथ वो उस धारणा को एसिमिलेट कर लेता है। एक और एग्जांपल इसमें समझ सकते हैं, जैसे कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति म्यूज़िक सीखता है, ड्राइंग सीखता है या फिर पेंटिंग सीखता है, जो भी उसको स्कीमा है म्यूज़िक से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड या फिर पेंटिंग से रिलेटेड, तो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन उस संबंधित आती है, जैसे उसे समझ में आती है कि जो भी नए नए इंस्ट्रूमेंट हैं वो म्यूज़िक से संबंधित हैं, तो वो उसे एसिमिलेट कर लेता है। ड्राइंग के डिफरेंट फॉर्म्स को, जैसे क्रेयॉन्स ड्राइंग हो गया, पेन ड्राइंग है, स्केचिंग है, कलरिंग है, तो पेंसिल ड्राइंग है, ये सारी चीज़ को वो एसिमिलेट करते हैं। पेंटिंग्स में भी वो ऑयल पेस्टल है, फैब्रिक पेंटिंग है, ग्लास पेंटिंग है, तरह तरह के जो रूप है उसको समझने लगते हैं। एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉटल से, अगर उसे छोटे बॉटल से दूध दिया जाता है, जो सबसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो दूध पीना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उन्हें नया बॉटल दिया जाता है, तो बॉटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि अच्छा इससे भी दूध पिया जाता है, तो वो एसिमिलेट करके उस बॉटल से भी दूध पीना चालू कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मैथ्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न सीखते हैं, तो वो स्कीमा हमारा बना हुआ है और उस स्कीमा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एसिमिलेशन क्या है, जस्ट लाइक एयर बैलून, कि पहले से जो एयर है उसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन के रूप में और भी एयर को भरते जाते हैं और जिससे कि बैलून का शेप जो है वो बड़ा होता जाता है। तो ये स्कीमा के अंतर्गत नए सूचनाओं का संग्रहण है। दूसरा है एकोमेंडेशन, जिसको हम समायोजन कहते हैं। एकोमेंडेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच न्यू आइडियाज़ चेंजेस एंड मॉडिफाई द प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। कहने का मतलब है कि जो भी स्कीमा मेरी बनी हुई है या जिसमें नए सूचनाएं मैंने एसिमिलेट किया है उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम चेंज ला सकते हैं। जैसे एक बच्चा प्रारंभ से यह जान रहा है कि 4 पैर के एनिमल्स, जिसको उसने डॉग की संज्ञा शुरुआत में दी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हैं वो डॉग है। लेकिन जब हम उसे समझाते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि हर 4 पैर का एनिमल जो है जिसका एक पूँछ है वो कुत्ता कहलाता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो गाय भी हो सकती है, वो घोड़ा भी हो सकता है, वो अनदर एनिमल भी हो सकता है। यानी हम उस समय उन्हें फंक्शन और फीचर्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना सिखाते हैं कि आपने जो स्कीमा इस एनिमल्स के बारे में बना रखी है उसमें आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर जैसे ट्रीज़ के बारे में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एसिमिलेशन में, अगर हम उसे एकोमेंडेशन के रूप में समझें तो बच्चे केवल जानते हैं कि पेड़ क्या है। जब वो छोटे हैं तो वो जानते हैं, उन्हें जानकारी है कि पेड़ हरे भरे हैं, पेड़ से पत्ते भी गिरते हैं, पेड़ के नाम भी होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री है। तो
ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने एसिमुलेट कर रखा है अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में। अकोमोडेशन में हम उसमें मीनिंग निकाल सकते हैं, उसका रेलेवेंस निकाल सकते हैं कि ट्रीज़ जो हैं वो हमें प्रदूषण से मुक्ति दिलाता है, एयर को शुद्ध करता है, ट्रीज़ का इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिट है, ट्रीज़ हमें शेड देता है। तो ये सब क्या है, कहने का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लिया स्कीमा में एसिमुलेट किया, उसका एक मीनिंगफुल रेलेवेंस निकालता है एकोमेंडेशन। अगर मैंने म्यूज़िक से रिलेटेड या ड्राइंग से रिलेटेड या पेंटिंग से रिलेटेड जो भी स्कीमा लिया है या जो भी मैंने पढ़ाई लिखाई की है, जब हम उसे ऑक्यूपेशन के रूप में लेने लगते हैं, यानी हम अपने लिए उसे महत्वपूर्ण बनाने लगते हैं, तो वो एकोमेंडेशन है। तो जीन पियाजे ने कहा कि कंस्ट्रक्टिविज़म में एसिमिलेशन और एकोमेंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जीन पियाजे के रचनावाद को हम इस डायग्राम के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति या बच्चा विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन्वायरमेंट के अंतर्गत जितने भी स्टिमुलस हैं, घटनाएं घट रही है, उनको क्या करता है, परसेप्शन करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा ऑब्जर्वेशन करके मीनिंगफुल कंक्लूज़न निकालता है। तत्पश्चात उसके ब्रेन में स्कीमा बनती है। ये स्कीमा ऑब्जेक्ट स्कीमा, पर्सन स्कीमा, सोशल स्कीमा, इवेंट स्कीमा, रोल स्कीमा और सेल्फ स्कीमा के रूप में होती है। जब व्यक्ति के मस्तिष्क में एक नॉलेज का संगठन हो जाता है, तो पुनः जब बच्चे अपने आयु एवं परिपक्वता के बढ़ते स्तर में नए इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं, तो जो नई सूचनाएं हैं, नई ज्ञान है, वो प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान जो स्कीमा पहले से बनी हुई है उसके साथ संबंधित हो जाती है, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, यानी आत्मसातीकरण करते हैं। जब नवीन विचार पुराने विचार के साथ जुड़ती है, तो मस्तिष्क में इक्विलिब्रेशन का होना ज़रूरी है, यानी संतुलन का होना आवश्यक है। पुनः जब अपने बढ़ते हुए क्रम में एक बालक इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन करते हुए नए नए इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन या तो पूर्वगत स्कीमा को पूर्ण रूपेण चेंज कर सकती है, यानी परिवर्तन कर सकती है, या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, अर्थात सुधार ला सकती है, जिसको हम एकोमेंडेशन कहते हैं, अर्थात समायोजन कहते हैं। तो जीन पियाजे ने जो अस्पष्टता इस बात को समझाने का प्रयास किया कि एक बच्चा जो एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है और कैसे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इस डायग्राम में मैंने ये कोशिश की है कि जीन पियाजे के कंस्ट्रक्टिविज़म के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम अच्छे से समझ सकें।